I'll start with the basic of force and laws of motion. We already know what is balanced and unbalanced force. When the force is applied from one side or the net force is not zero. अगर टोटल फोर्स ज़ीरो नहीं होता तब वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है. जैसे इस बॉक्स के केस में एक साइड से फोर्स लग रहा है तो ये अनबैलेंस्ड है. या सपोज इधर से 10 न्यूटन है, इधर से 3 न्यूटन है, तो भी अनबैलेंस्ड फोर्स है लास्ट में, क्योंकि 7 न्यूटन आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर. तो ये सारा अनबैलेंस्ड फोर्सेस होता है. और बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब नेट फोर्स ज़ीरो होता है तब उस फोर्स को बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं. जैसे यहाँ इस बॉक्स को बॉक्स में दोनों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है तो ये बैलेंस्ड फोर्स होता है. न्यूटन के थ्रू 3 लॉज दिया गया था. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? You'll have to learn the statement as it is. See, here is the statement. An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. Suppose this pen is in rest now. ये पेन अभी रेस्ट में है तो ये कब तक ऐसे रेस्ट में रहेगा? जब तक हम इसमें कोई फोर्स लगाकर इसको हिला नहीं रहे हों. उसी तरह से सपोज ये रोल कर रहा है तो ये कब तक रोल करेगा? जब तक इसको कोई दूसरा फोर्स रोकेगा नहीं, तो तब तक ये रोल करते जाएगा. तो न्यूटन के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट अपना मोशन तब तक चेंज नहीं करता है जब तक दूसरा कोई फोर्स उस पर लगाया नहीं जाता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स. और अपने स्टेट को चेंज नहीं करने का टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं. जैसे हम बैठकर पढ़ रहे हैं तो अब जब माइंड सेट हो गया, पढ़ने में 1 घंटा हो गया, तो अब कोई अगर उठने बोल रहा है तो वो मेरा मन नहीं कर रहा, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इन माई स्टेट ऑफ पोजिशन. तो वैसे ही हर ऑब्जेक्ट के लिए होता है. अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा. और अगर कोई उसमें चेंजेस लाने का कोशिश करता है तो वो उस चेंज को रेजिस्ट करता है. सो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया. इसका बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हम समझाए थे. जैसे कैरम को इस तरह से अगर स्ट्राइक करते हैं तो लास्ट वाला कॉइन निकल गया, बचा हुआ नहीं निकला, और स्टैक भी नहीं गिरा. वाई? बिकॉज जब स्ट्राइकर सडनली स्ट्राइक करता है तो लास्ट का कॉइन तो स्ट्राइकर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है, इस वजह से उसका मोशन तो बदल गया, लेकिन जो बचा हुआ स्टैक था, बचा हुआ सारा कॉइन्स था, वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करना चाह रहा है. तो ये एक रीज़न था, ये एक प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन. उसी तरह से एक ये है, अगर एक कार्डबोर्ड को बहुत जल्दी फ्लिक करेंगे, तुरंत ऐसे मारेंगे, तो ये कॉइन दूर नहीं जाएगा, ये कॉइन ग्लास के अंदर गिर जाएगा. बिकॉज कॉइन हैज़ द टेंडेंसी टू स्टे इन रेस्ट. वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रहना है. कार्डबोर्ड तो फिंगर्स के कॉन्टैक्ट में आने में तुरंत मोशन में आ गया, कॉइन को रेस्ट में रहना था तो वो नीचे गिर गया. इसी तरह से अगर हम लोग ब्रांचेस शेक करते हैं ट्रीज़ का तो पत्ता गिरने लगता है, क्योंकि लीव्स सब रेस्ट में रहना चाहता है, ब्रांचेस तो मोशन में आ गया, तो लीव्स सारा रेस्ट में रहने के चक्कर में नीचे गिर जाता है. उसी तरह से बहुत सारा एप्लीकेशंस था. जैसे अगर बस अचानक से चलता है तो फिर हम लोगों का मूवमेंट, हम क्या बताते हैं क्या होता है? हम लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं. क्यों? क्योंकि जब बस अचानक से चलने लगा तो हम लोगों का लोअर बॉडी तो बस के फ्लोर के कॉन्टैक्ट में था, वो तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन हम लोगों का अपर बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, तो इस वजह से वो पीछे की तरफ गिरेगा. फिर चलता हुआ बस में अगर सडनली, बस गाड़ी किसी में भी अगर सडनली ब्रेक लग जाता है तो हम लोग सामने की तरफ गिर जाते हैं. क्यों? क्योंकि सामने गाड़ी जा रहा था, चल रहा था, तो बॉडी का पूरा मोशन फॉरवर्ड था. अब सडनली जब रुक जाएगा तो लोअर बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन अपर बॉडी सामने जाने का ही टेंडेंसी था, इसीलिए वो सामने की तरफ गिर जाएगा. तो इस तरह का इनर्शिया का बहुत सारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस है. इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा. तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास. कॉमन सा बात है कि अगर ये पावर बैंक को हिलाना है या ये पेन दोनों रेस्ट में है तो किसको हिलाने में ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा? ऑब्वियसली पावर बैंक, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इस वजह से ये ज़्यादा अपना इफेक्ट दिखाएगा, तो ये रेस्ट में ज़्यादा रहना चाहेगा, इसी वजह से इसको हिलाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास.
Intuition, I've already discussed these. So moving on to the next law, second law of motion. जिस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को इनर्शिया का कंसेप्ट मिला, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोगों को फोर्स का फॉर्मूला मिलता है. तो सेकेंड लॉ के पहले एक टर्म हम एक्सप्लेन किए थे, मोमेंटम. सो व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज अ क्वांटिटी विच इज डिनोटेड बाय पी, और उसका फॉर्मूला बताए थे mv, मास इंटू वेलोसिटी. मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम का स्टैंडर्ड यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड. तो हर बॉडी का अपना मास होता है, हर बॉडी का अपना वेलोसिटी होता है. तो इसका मतलब हर बॉडी का अपना मोमेंटम भी होता है. अच्छा, अब अगर एक बॉल है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी से, और एक बॉल है वो 20 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा? सपोज दोनों का 1 kg है वेट, मास, तो इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि दोनों का मास सेम है. तो 1 × 20 20 ज़्यादा आएगा 1 × 10 के कंपैरिजन में. तो मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है. नाउ सो व्हाट इज़ द सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ में न्यूटन ये बोला है कि जितना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा वो डिपेंड करेगा, मतलब कितना जल्दी मोमेंटम चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है. बहुत कॉमन सेंस का बात है. अगर इस ऑब्जेक्ट को हमको मूव करना है, सपोज अभी ये 5 मीटर पर सेकेंड से है, तो केस 1 में हम इसमें फोर्स लगा रहे हैं 15 न्यूटन का. तो सपोज इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया 3 सेकेंड्स में. अब केस 2 में हम और ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं 30 न्यूटन, तो इसका 5 से और ज़्यादा हो जाएगा 3 सेकेंड्स में ही. क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स बढ़ गया तो इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और वेलोसिटी इंक्रीज होगा इसका मतलब उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा. तो मोमेंटम का कितना चेंज हो रहा है वो टोटली डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है. क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसका वेलोसिटी उतना ज़्यादा चेंज होगा, तो वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो जाएगा. एकदम कॉमन सेंस का बात है. तो इसी से हम लोग अगर मैथमेटिकली इसको डिराइव करें तो क्या होगा? लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट. सो यूल हैव टू राइट दीज थिंग्स. लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v. ये कॉपी में लिखना है. अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. तो मास तो m लिख दिया. अब ये इनिशियल मोमेंटम है तो वेलोसिटी भी इनिशियल लेंगे तो u. इसी तरह से फाइनल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास के बदले m, वेलोसिटी के बदले फाइनल वेलोसिटी v. अब लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम. सो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो mv माइनस mu. इसके बाद का लाइन लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. सो किसी भी चीज़ में रेट लिखने के लिए उसको बाई टी कर दिया जाता है, बाई टी. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, rate of change of momentum is directly proportional to force applied. कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे मोमेंटम में बदलाव उतना ज़्यादा आएगा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बदले क्या लिखेंगे? ये जो क्वांटिटी आया था mv माइनस mu बाई टी. प्रोपोर्शनलिटी का साइन देंगे, फोर्स अप्लाइड के बदले f लिखेंगे. फिर यहाँ से m कॉमन लेंगे तो v माइनस यू बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. v माइनस यू बाई टी क्या होता है? a होता है. सो ma डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f. कैसे आया? फर्स्ट इक्वेशन मोशन का है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो u उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी. नेक्स्ट स्टेप में t नीचे चला जाएगा तो हो गया v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू ए. तो इसीलिए वहाँ पर a से रिप्लेस कर दिए.
अब हम लोगों को पता है कि जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक इक्वल्स टू बैठता है और एक कांस्टेंट बैठेगा के एम ए। व्हेन के इक्वल्स टू 1 एफ इक्वल्स टू एम ए। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, एफ इक्वल्स टू एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो जब फोर्स इक्वल्स टू एम ए हुआ, एफ इक्वल्स टू एम ए, मास का स्टैंडर्ड यूनिट था केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का एक्चुअली में यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन पूरा इसके बदले न्यूटन लिखा जाता है, डिनोटेड बाई एन। तो इसीलिए हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, फोर्स का एसआई यूनिट है। इसी तरह से सीजीएस यूनिट होता है। सीजीएस मतलब छोटा में, अगर मास ग्राम होगा और एक्सीलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो न्यूटन के बदले हम लोग इसको डाइन लिखेंगे, DYNE। तो ये होता है एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है, और सीजीएस यूनिट छोटा यूनिट होता है डाइन। नाउ we'll learn about some practical applications of Newton's second law of motion. तो न्यूटन का सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो जितना कम टाइम रहेगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि हम लोग यही पढ़ें कि नीचे का क्वांटिटी अगर कम जाता है तो ऊपर का क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो इसी के बेसिस पे जैसे क्रिकेटर जब एक बॉल को कैच करता है तो वो अपना हाथ को नीचे करता है, कैच को ऊपर ही नहीं रोकेगा, वो हाथ को नीचे टान कर लाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो हाथ को पूरा नीचे कर रहा है तो बॉल को रुकने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब टाइम बढ़ जा रहा है, तो उसके हाथ में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, कम जा रहा है। तो एक क्या एप्लीकेशन था, क्रिकेटर कैचिंग अ बॉल, वो एक बॉल कैच करते टाइम हाथ को नीचे कर ले रहा है। सेकंड था जैसे एक कराटे एक्सपर्ट जब अगर उसको आइस ब्रेक करना होता है तो वो एक बार में स्ट्राइक करता है, अगर वो जल्दी स्ट्राइक करता है तो टाइम कम होता है तो फोर्स ज़्यादा हो जाता है। तो इसी वजह से कराटे एक्सपर्ट ब्रेकिंग एन आइस स्लैब। थर्ड क्या समझाए थे, जैसे अगर लॉन्ग जंप वगैरह में कहाँ जंप करवाया जाता है या किसी भी इस तरह का रेस में सैंड के बेड पे, ताकि सैंड रहेगा तो पैर थोड़ा अंदर जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर फोर्स कम हो जाएगा। तो ये सब था प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। जिस तरह से P इक्वल्स टू FA हम लोग देखे थे ना क्लास 8 में कि एरिया बढ़ा देते थे तो प्रेशर कम जाता था, ठीक उसी तरह से जब हम लोग मोमेंटम का टाइम चेंज को बढ़ा दे रहे हैं तो फोर्स कम हो जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा एप्लीकेशंस है। इसी वजह से जब गाड़ी वगैरह का एक्सीडेंट होता है तो क्यों बहुत डैमेज होता है, क्योंकि वो गाड़ी बहुत स्पीड में जा रहा था तो उसका वेलोसिटी बहुत हाई था, U बहुत हाई था। अब V अचानक से 0 हो गया और वो भी टाइम बहुत कम था, बहुत कम टाइम में 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम बहुत ज़्यादा हुआ, टाइम बहुत कम हुआ, जिसके वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया। तो वो सारा फोर्स किसके ऊपर आएगा, जो गाड़ी के अंदर बैठा है उस पर आ रहा है। इसी वजह से एक्सीडेंट्स में इतना ज़ोर लगता है। सो दिस इज़ अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बेसिस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग किए थे जिसमें गिवन पार्ट लिखा जाता है। जैसे कुछ कुछ अगर कराएंगे तो इफ़ अ व्हीकल एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो यूनिट से पहचाना करो कि गिवन पार्ट क्या है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए रहता है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ए दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन। अप्लाइंग अ फोर्स इक्वल टू 50,000 न्यूटन, इसका मतलब एफ दे दिया 50,000 न्यूटन। सो यू हैव टू फाइंड द मास। तो मास कैसे निकालेंगे, एफ इक्वल्स टू एम ए, तो फोर्स के बदले 50,000 इक्वल्स टू, पहले तो ये देखना कि सब अपने स्टैंडर्ड यूनिट में है कि नहीं। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक ही है और न्यूटन ठीक ही है, तो एफ के बदले 50,000, मास का वैल्यू पता नहीं, एक्सीलरेशन के बदले 10, ये 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा
तो ये 0 के साथ कट के मास इक्वल्स टू 5000 और यूनिट रहेगा kg। तो उस ऑब्जेक्ट का मास था 5000 kg। फिर इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चंस होता है। सपोज दिस क्वेश्चन, एन आयरन स्फीयर ऑफ 1 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर। तो मास दे दिया 1 kg, एक सीमेंटेड फ्लोर में मूव कर रहा है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड उसका u हो जाएगा। तो आई राइट मास इक्वल्स टू 1 kg, u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद लिखा इट कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ गया तो v हो गया 0, तो v इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से गिवन पार्ट लिखना जरूरी है। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब ही F निकालना है। तो 50 मीटर क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड को हम लोग S से डिनोट करते हैं, S था। अब हम लोगों को पता है कि F इक्वल्स टू तो ma होता है। नाउ वी नीड टू फाइंड एक्सिलरेशन फर्स्ट। तो v, u और s तीनों इक्वेशन याद करेंगे तो v इक्वल्स टू u प्लस at पहला था, दूसरा वाला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इन तीनों में से कौन सा यूज़ करेंगे, a निकालना है। तो इसमें अगर यूज़ करेंगे तो t भी नहीं पता और a भी नहीं पता, तो ये यूज़ नहीं कर सकते। इसमें भी टाइम नहीं पता तो यूज़ नहीं कर सकते, तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो वी विल राइट नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो v स्क्वायर के बदले 0 स्क्वायर, u स्क्वायर के बदले 20 स्क्वायर, फिर 2 इंटू a तो पता नहीं, s के बदले 50। तो ये होगा 0 माइनस 400 इक्वल्स टू 100a। अब 0 माइनस 400 400 ही रहेगा और 100 नीचे आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी तो कम जा रहा है, इस वजह से नेगेटिव ही आएगा। तो जब a मिल गया तो वी विल राइट देयरफॉर F इक्वल्स टू ma। F के बदले 1, एक्सेलरेशन के बदले -4, तो फोर्स आएगा -4 न्यूटन। तो वी विल राइट देयरफॉर F इक्वल्स टू -4 न्यूटन विच इम्प्लाइज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू 4 न्यूटन। यहाँ माइनस मत लगाना क्योंकि फ्रिक्शन है, उसी से समझ में आ जा रहा है कि अपोजिट साइन है। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। फिर जैसे एक और न्यूमेरिकल है, अ कार ऑफ मास 1000 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर हिट्स अ वॉल एंड कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स। इतना दिया हुआ है तो शुरू में 1000 kg हम मास लिखेंगे। सो आई राइट मास इक्वल्स टू 1000 kg। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, तो जो मूविंग वेलोसिटी होता है इसका मतलब वो u है, तो 36 किलोमीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर के लिए 1000 मीटर, आवर के लिए 3600 सेकेंड्स, तो ये यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया u। इट कम्स टू रेस्ट, तो v हो गया 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम हो गया 5 सेकेंड्स। फाइंड द फोर्स। इसका न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है क्योंकि एक फॉर्मूला है इस अभी तक में, F इक्वल्स टू ma। अब तुम लोगों को a निकालना है, तो ये तो ऑलरेडी पहले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं। एक्सीलरेशन के लिए फिर से वही 3 फॉर्मूला याद करना होगा, v इक्वल्स टू u प्लस at। तो देखो इस बार इसी से निकल जा रहा है क्योंकि v के बदले वी विल पुट 0, u के बदले 10 प्लस a तो पता नहीं है, t के बदले में 5। तो 10 उधर सब्ट्रैक्ट होकर -10 हो जाएगा और इधर 5a। तो -10/5 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें भी नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी कम जा रहा है, 0 हो जा रहा है। देयरफॉर F इक्वल्स टू ma, m के बदले 1000, a के बदले -2, तो फोर्स हो जा रहा है -2000 न्यूटन। तो देखो इससे समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा चेंज के कारण फोर्स कितना ज़्यादा लग रहा है। 2000 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो बॉल। तो इस तरह से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएगा।
नाउ दिस क्वेश्चन, इसमें ग्राफ है, तो ग्राफ से कैसे हम सब कुछ डिराइव करेंगे? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बिलो। तो इस ग्राफ को देखकर क्या समझेंगे? सबसे पहले तो लिख दिया गया है कि मास है 20 ग्राम, तो इसका मतलब m इक्वल्स टू 20 ग्राम, लेकिन ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो इसको 20/1000 करेंगे, kg हो जाएगा, तो ये आएगा 0.02, लास्ट में जीरो लगाने का मतलब नहीं है, तो kg मास हो गया। इस ग्राफ से समझना होगा कि वेलोसिटी वगैरह क्या है। टाइम तो क्या है, देखो 10 तक आकर रुक रहा है, तो टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड्स। अब u और v सोचना, तो u कितना है, स्टार्टिंग में था 20 और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो u होगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और v कितना होगा, ये बॉल लास्ट में आकर ऐसे हो गया, इसका ग्राफ, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड लेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट है, या सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखकर ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना होगा, तो पर सेकेंड तो ठीक ही है, तो बस 20 सेंटीमीटर का मतलब 20/100 मीटर, तो 2/10 मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड। यूनिट कन्वर्ट हो गया, तो m, v, u और t मिल गया। अब हम लोगों को फोर्स निकालना है, तो फोर्स इक्वल्स टू m है, फिर से a के बदले v इक्वल्स टू u प्लस at, v के बदले 0, u के बदले 0.2, एक्सीलरेशन ऐसी टाइम 10, ये सब्ट्रैक्ट होकर -0.2 इक्वल्स टू 10a, 10 नीचे जाएगा, कट करने का ज़रूरत नहीं है, बाई 10 है तो एक डेसिमल और बढ़ जाएगा, तो 0.02 हो जाएगा एक्सीलरेशन। फिर f इक्वल्स टू ma, तो m है 0.02, उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -0.0004 आएगा आंसर, 004 000 देन 4 न्यूटन। तो इस तरह से इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल्स आएगा। फर्स्ट चैप्टर का सारा इक्वेशंस काम आएगा तीनों, और थर्ड में सिर्फ f इक्वल्स टू ma का फॉर्मूला काम आएगा, फोर्थ में सॉरी। So please watch the video very carefully and watch it twice.